जीवाणु ये हमारे आसपास एवं सभी स्थानों पर पाए जाते हैं अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह, परंतु जीवाणुओं को सबसे पहले एंटोनिवॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1675 में स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो उन्होंने पाया कि जीवाणु प्रायः गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार होते हैं। यहाँ कुछ विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का चित्र दिखाया गया है। देखिए ये और ये। कुछ जीवाणुओं के बारे में जानते हैं। यहाँ चने की जड़ में गांठें दिखाई दे रही हैं। यह ऊपर जो है प्राथमिक जड़ है, ये द्वितीयक जड़ है, और ये इनमें जो छोटे छोटे संरचना दिखाई दे रही है वह गांठें हैं। ये जो गांठें हैं इनमें इस प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसमें पोषक कोशिका, गांठ का भाग और जड़ का भाग है। जो पोषक कोशिका है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है और उनके अंदर ये जीवाणु होते हैं। किसी ऐसे खेत या बगीचे में जाएं आप जहां मटर, चना, मेथी या किसी दलहन पौधे लगे हों, दलहन फसल के पौधे लगे हों। इनमें से किसी एक पौधे की जड़ का अवलोकन करें और तथा एक अन्य पौधा लें जो दलहन ना हो, उसके जड़ का भी अवलोकन करें और आप उन दोनों के जड़ों का अंतर पहचानने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि चने, मटर या अन्य जो दलहन वाले पौधे हैं, पौधों की जड़ों में दिखाई देने वाले गांठों में एक राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। यह एक सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे से सहायता लेता है और दूसरे जिन पर वह निर्भर है उसका भी सहायता करता है, उससे कुछ पोषक तत्वों के लिए सहायता करता है। यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है जिससे भूमि उपजाऊ होती है और जो पौधों के लिए उपयोगी होती है। और इसके बदले में राइजोबियम जीवाणु को पौधों से भोजन प्राप्त होता है, इसलिए यह जीवाणु किसानों का मित्र कहलाता है। यहाँ एक क्रियाकलाप देखते हैं। इसके लिए आप 2 कटोरियों में हल्का गर्म दूध लें। अब एक कटोरी में 1/4 चम्मच दही मिलाएं। दूसरी कटोरी को बिना दही मिलाए ही रख दें। दोनों कटोरियों को ढक दें और 4-5 घंटों बाद देखिए कि उनमें से किस कटोरी में दही क्यों जमा और किस कटोरी में दही नहीं जमा और क्यों नहीं जमा। जो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में बदल देते हैं, जिससे दूध जो है वो गाढ़ा होकर दही के रूप में बदल जाता है। ये जीवाणु हल्के गर्म दूध में तेजी से वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं, इसलिए दही जमाने के लिए उसे हल्के गर्म स्थान पर रखा जाता है तथा जमने के बाद दही को फ्रिज में या किसी ठंडे स्थान पर रख देते हैं ताकि जीवाणु की वृद्धि और ज़्यादा ना हो जाए और वृद्धि धीमी हो जाए ताकि दही खट्टा ना हो जाए। अगर वृद्धि बहुत अधिक हो जाएगी, जीवाणुओं की वृद्धि बहुत अधिक हो जाएगी तो दही खट्टा हो जाएगा। कुछ जीवाणु जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल में रहने वाले जीवाणु सेल्यूलोज को पचाने में सहायता करते हैं। कुछ जीवाणु चमड़ा, शोधन, फलों के रस या शर्करा से सिरका बनाने आदि उद्योगों में भी उपयोगी होते हैं। कभी कभार हमारे घर में रखी कुछ बासी चीज़ों से दुर्गंध आने लगती है क्योंकि सूक्ष्म जीव खाने की चीज़ों और अन्य जैव पदार्थों जैसे चमड़ा, लकड़ी, जीवों के मृत शरीर आदि को सड़ाकर गला देते हैं। इस प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी। लगातार विघटन की क्रिया से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और खाद बनती रहती है। जीवाणु हमारे लिए उपयोगी ही नहीं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। जिस प्रकार हमने अन्य सूक्ष्म जीवों के बारे में देखा उसी प्रकार से जीवाणु भी हैं। ये जीवधारियों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्यों में हैजा, तपेदिक, टिटनेस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग इत्यादि जीवाणु के कारण ही होते हैं।
इन रोगों के बारे में आप अगले आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। विषाणु ये अति सूक्ष्मतम जीव हैं। अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में विषाणु बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे इनके प्रभाव के द्वारा ही लगाया जा सकता है और किसी तरह इनकी उपस्थिति का पता नहीं चलता। ऐसे विषाणु जो पौधों में रहते हैं उन्हें वनस्पति वायरस तथा जो जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें उन विषाणुओं को जंतु वायरस तथा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल में पाए जाते हैं। यह भी निश्चित नहीं है कि इन्हें सजीव कहा जाए या निर्जीव, क्योंकि पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होते हैं और जब ये पोषक कोशिका में पहुंच जाते हैं तो यह सजीव की तरह कार्य करते हैं। अतः कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी मानते हैं। जैसे यहाँ पे एक एड्स रोग के वायरस का चित्र दिखाया गया है। कुछ रोग जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग, कंजक्टिवाइटिस जिसे हम आँखाना भी कहते हैं आदि बहुत ही तेज़ी से फैलने वाले रोग हैं। इनके अलावा रेबीज, पोलियो, खसरा, एड्स आदि भी मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं। और वहीं अगर हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो कोरोना ये भी है एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग हमेशा संक्रमण वाले होते हैं, संक्रमण करने वाले होते हैं, अर्थात फैलने वाले होते हैं, जो एक मनुष्य या एक जीव से दूसरे जीव में को संक्रमित कर देते हैं। विषाणु अन्य जंतुओं और पौधों में भी अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं। आपने टीवी, अखबारों, टेलीविज़न में देखा होगा कि HIV या एड्स नामक बीमारी के बारे में सुना होगा, जो बहुत ही भयानक बीमारी है। इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है, परंतु हाँ, इसके बचाव के उपाय को आप अपनाकर इससे बच सकते हैं। इसलिए सभी संचार माध्यम लोगों को सचेत कर रहे हैं। उसी प्रकार आप अगर आप वर्तमान परिस्थिति में देखें तो कोरोना वायरस, इसका भी अभी तक कोई इलाज नहीं बन पाया है। हाँ, कुछ टीके बन रहे हैं जिनको अभ्यास द्वारा जिनके ट्रायल चल रहे हैं, परंतु अभी तक कोई ठोस इलाज कोरोना का भी नहीं आ पाया है। इससे केवल बचा जा सकता है। इसके लिए आप मास्क लगा कर रखें और लोगों से दूरियां बना कर रखें, तो ही आप बच सकते हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी फैली है, वैसे ही एक समय पर एड्स नामक बीमारी भी फैली थी, जिससे भी लोग सचेत रहकर बच सकते थे। आप एड्स और कोरोना से संबंधित कुछ जानकारी एकत्र करेंगे और उनसे फैलाने वाले विषाणु का नाम तथा एड्स का पूरा नाम जानने की कोशिश करेंगे और इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे।